ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम जिस शानदार किताब पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है द रिगर ऑफ एंजल्स, बोर्जेस, हाइजेनबर्ग, कांट एंड द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, जिसे लिखा है विलियम एगिंटन ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, वास्तविकता और ज्ञान की सीमाएं। ये इस पूरी चर्चा की प्रस्तावना है। किताब की शुरुआत में ही एगिंटन एक बहुत ही दिलचस्प और व्यापक बौद्धिक महत्वाकांक्षा हमारे सामने रखते हैं। वो हमें 3 महान विचारकों से मिलवाते हैं: दार्शनिक इमैनुअल कांट, लेखक जॉर्ज लुइस बोर्जेस और भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग। अब आप सोचेंगे कि इन तीनों में क्या समानता हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ने एक ही मूलभूत पहेली का सामना किया था। आखिर ये वास्तविकता है क्या, और हम सच में इसके बारे में कितना जान सकते हैं? जरा सोचिए, ये तीनों लोग अलग अलग सदियों में रहे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे और दर्शन, साहित्य और भौतिकी जैसे बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे। फिर भी एगिंटन का मानना है कि इनके विचारों में एक गहरा गुप्त संबंध है, मानो वो सब मिलकर इंसान की उस पुरानी आदत का विरोध कर रहे हों जहां हमें हर चीज के बारे में 100% निश्चितता चाहिए होती है। ये प्रस्तावना एक ऐसी यात्रा की नींव रखती है जो ज्ञानोदय दर्शन, 20वीं सदी की क्वांटम यांत्रिकी और बोर्जेस की जटिल कल्पनाओं से होकर गुजरती है। एगिंटन का सिद्धांत वाकई बहुत साहसिक है। उनका कहना है कि वास्तविकता के सबसे गहरे सच निश्चितता से नहीं, बल्कि अनिश्चितता को पूरे अनुशासन के साथ स्वीकार करने से सामने आते हैं। और इसी विचार को उन्होंने नाम दिया है देवदूतों की कठोरता। अब हम आगे बढ़ते हैं कांट और बोर्जेस की दुनिया की तरफ, जो किताब के पहले और दूसरे अध्याय में है। अध्याय 1 की शुरुआत 18वीं सदी के एक वैचारिक भूकंप से होती है। दर्शनशास्त्र में कांट की कोपरनिकस क्रांति। कांट से पहले दार्शनिकों का मानना था कि ज्ञान का सीधा सा मतलब है अपने मन को बाहरी दुनिया के हिसाब से ढाल लेना। लेकिन कांट ने इस पूरी धारणा को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वो दरअसल हमारे मन की संरचना के हिसाब से आकार लेती है। इस अध्याय में 3 मुख्य बातें हैं। पहला, घटनाएं, यानी वो दुनिया जैसी हम उसे समझते हैं। दूसरा, नोमेना, यानी वो दुनिया जो अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन हम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। और तीसरा, समझ की श्रेणियां, जैसे कारणता, स्थान, समय और पदार्थ, जिन्हें हमारा मन हमारे हर अनुभव पर थोपता है। ध्यान दीजिए, कांट यहाँ वास्तविकता को नकार नहीं रहे थे। वे बस ये समझा रहे थे कि वास्तविकता तक हमारी पहुंच हमेशा किसी न किसी माध्यम से ही होती है। एगिंटन बताते हैं कि ये विचार कितना क्रांतिकारी था। इसने विज्ञान को हमेशा के संदेह से बचाया, तत्व मीमांसा की सीमाएं तय की और ज्ञान की खोज में एक तरह की विनम्रता ला दी। यही अंतर्दृष्टि इस पूरी किताब की दार्शनिक रीढ़ है। हम वास्तविकता को सीधे तौर पर कभी नहीं जान सकते, हम केवल उसके साथ अपने इंटरैक्शन को ही जान सकते हैं। दूसरे अध्याय में एगिंटन दर्शन से साहित्य की ओर मुड़ते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे बोर्जेस ने अपनी कहानियों के जरिए कांट के इन्हीं विचारों को एक नाटकीय रूप दिया। बोर्जेस की कहानियां सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, वो असल में गहरे दार्शनिक प्रयोग हैं। एगिंटन यहाँ कुछ बेहतरीन उदाहरण देते हैं, जैसे बाबेल का पुस्तकालय, जो अनंत किताबों का एक ब्रह्मांड है जिनमें से ज्यादातर का कोई अर्थ नहीं है और बस कुछ ही में सत्य छिपा है। या फिर एलिफ, एक ऐसा बिंदु जिसके अंदर सारे बिंदु समाये हुए हैं, जो हमारे नजरिया को ही समेट देता है। और ट्लॉन, उकबार और बिस्टर्थियस, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो इतनी विस्तृत है कि वो असली वास्तविकता को ही ढकने लगती है। इन कहानियों से बोर्जेस हमें दिखाते हैं कि अर्थ कितनी नाजुक चीज है। अगर सब कुछ संभव है तो कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर ज्ञान अनंत है तो किसी भी चीज को लेकर पूरी तरह निश्चित होना असंभव है। जब देखने के नजरिए अनंत हो जाते हैं तो सत्य भी बस सापेक्ष रह जाता है। एगिंटन का तर्क है कि बोर्जेस वास्तव में ज्ञान संबंधी विनम्रता के कवि हैं। वो हमें बताते हैं कि सब कुछ जान लेने की इच्छा हमें मास्टरी की तरफ नहीं बल्कि पागलपन की तरफ ले जाती है। आइए अब रुख करते हैं अगले भाग का, हाइजेनबर्ग और क्वांटम अनिश्चितता, जो तीसरे और चौथे अध्याय का विषय है। अध्याय 3 में कहानी भौतिकी की दुनिया में प्रवेश करती है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को अक्सर लोग केवल मापन की समस्या मान लेते हैं, लेकिन एगिंटन स्पष्ट करते हैं कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में किसी चीज को देखने की क्रिया ही उस देखी जाने वाली चीज को बदल देती है। यह अध्याय हमें शास्त्रीय नियतिवाद के पतन और क्वांटम यांत्रिकी के जन्म की कहानी सुनाता है।
हाइजेनबर्ग को ये समझ आ गया था कि कणों के कोई ऐसे निश्चित गुण नहीं होते जो हमारे मापने से स्वतंत्र हों। और यहीं पर एगिंटन कांट से एक सीधा और बहुत ही दिलचस्प संबंध स्थापित करते हैं। कांट ने कहा था कि देखने वाला ही अनुभव को आकार देता है, और हाइजेनबर्ग ने वैज्ञानिक रूप से दिखा दिया कि देखने वाला क्वांटम स्तर पर भौतिक वास्तविकता को आकार देता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह हार्डकोर भौतिकी है। हाइजेनबर्ग की यह अंतर्दृष्टि कांट की उस दार्शनिक क्रांति का एकदम सटीक वैज्ञानिक रूप बन जाती है। अध्याय 4 में हम नियतिवाद के अंत और संभाव्यता के उदय को देखते हैं। एगिंटन यहाँ क्वांटम यांत्रिकी के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आपको याद ही होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस नए विश्व दृष्टिकोण का कड़ा विरोध किया था। नियतिवाद पर अडिग रहते हुए उनका वो मशहूर कथन था, ईश्वर पासा नहीं खेलता। लेकिन दूसरी तरफ हाइजेनबर्ग और गोहर का तर्क था कि संभाव्यता हमारी अज्ञानता का परिणाम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का मूलभूत स्वभाव है। इस अध्याय में 16वें सम्मेलनों में हुई उन मशहूर बहसों का जिक्र है जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करना जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, दार्शनिक रूप से बहुत बेचैन करने वाला था। यह एक सुनियोजित ब्रह्मांड से एक संभाव्य ब्रह्मांड की ओर एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। एगिंटन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि यह संकट केवल वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि इंसान के अस्तित्व से भी जुड़ा था। अब ये ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं रह गया था, यह संभावनाओं का एक खुला जाल बन चुका था। हमारा अगला खंड है आधुनिक विज्ञान पर कांट। यह हिस्सा अध्याय 5 से 8 को कवर करता है। अध्याय 5 में एगिंटन एक बार फिर बोर्जेस की तरफ लौटते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे बोर्जेस की कहानियां बड़ी ही अजीब और सटीक तरह से क्वांटम विचारों की भविष्यवाणी करती नजर आती हैं। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण देखिए। दोरा है रास्तों का बगीचा, जो कई शाखाओं में बंटती हुई अलग अलग वास्तविकताओं की बात करता है। वृत्ताकार खंडहर, जो सृजन और भ्रम के बीच के उलझे हुए रिश्ते को दिखाता है। और बेबीलोन में लॉटरी, जहां यादृच्छिकता को ही जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत मान लिया गया है। बोर्जेस ने बड़ी सहजता से उस बात को पकड़ लिया था जिसे बाद में क्वांटम भौतिकी ने औपचारिक रूप दिया, कि वास्तविकता कोई एक सिंगल चीज नहीं है। हमारे अवलोकन से ही अर्थ का निर्माण होता है। हर चीज की पूरी निश्चितता होना सिर्फ इंसान की एक लालसा है, कोई ब्रह्मांडीय सच्चाई नहीं। एगिंटन का ये तर्क बड़ा ही शक्तिशाली है कि बोर्जेस का साहित्य असल में क्वांटम अनिश्चितता का ही एक दर्पण है। अब आते हैं अध्याय 6 पर, आधुनिक विज्ञान पर कांट की दीर्घकालिक छाया। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि कांट के विचारों ने आज के आधुनिक विचारकों को किस प्रकार प्रभावित किया और कैसे कुछ ने उनका विरोध भी किया। एगिंटन यहाँ कई अहम सवालों के जवाब देते हैं, जैसे कई वैज्ञानिक कांट को सापेक्षतावादी क्यों मानते हैं, कैसे कांट का दार्शनिक ढांचा आज के क्वांटम विरोधाभासों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है, और कांट ने आभास और वास्तविकता के बीच जो फर्क बताया था वो आज भी इतना जरूरी क्यों है। दरअसल कांट 20वीं शताब्दी की इन बड़ी बौद्धिक क्रांतियों के पीछे एक शांत लेकिन बहुत मजबूत वास्तुकार बन गए हैं। ज्ञान की सीमाओं पर उनका जो जोर था वो आज क्वांटम यांत्रिकी के इस युग में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अध्याय 7 का शीर्षक है दार्शनिक हाइजेनबर्ग, मॉडल, वास्तविकता और अर्थ। देखिए, हाइजेनबर्ग सिर्फ एक भौतिक विज्ञानी ही नहीं थे, वे एक गहरे विचारक भी थे जो विज्ञान के असली अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। एगिंटन यहाँ श्रोडिंगर और आइंस्टीन के साथ हाइजेनबर्ग की बहसों पर नजर डालते हैं। हाइजेनबर्ग का मानना था कि हमारे वैज्ञानिक मॉडल वास्तविकता नहीं है और भौतिकी चीजों का नहीं, बल्कि उन चीजों के बीच के संबंधों का वर्णन करती है। ये अध्याय हाइजेनबर्ग और कांट के बीच के उस गहरे रिश्ते को और भी स्पष्ट कर देता है। दोनों ही इस बात को नकारते हैं कि दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमें दिखती है। दोनों का तर्क है कि हमारा ज्ञान असल में दुनिया के साथ हमारा एक संरचित इंटरैक्शन है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ये मानते हैं कि हमारी समझ की जो सीमाएं हैं वो हमारी असफलता नहीं है, बल्कि हमारे ज्ञान की आधारशिला हैं। यहाँ हाइजेनबर्ग विज्ञान के नहीं बल्कि अनिश्चितता के एक महान दार्शनिक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अध्याय 8 में एगिंटन विज्ञान से मुड़कर नैतिकता की बात करते हैं। बोर्जेस हमें सिखाते हैं कि अनिश्चितता को स्वीकार करना सिर्फ हमारी बौद्धिक ईमानदारी ही नहीं है, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस हिस्से में कुछ बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे समग्र विचारधाराओं का खतरा, ये स्वीकार करने की विनम्रता कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है, और अस्पष्टता का अपना एक नैतिक मूल्य होना,
बोर्जेस की कहानियां हमें चिताती हैं कि पूर्ण सत्य का दावा करना एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। जब कोई सोचता है कि उसके पास संपूर्ण ज्ञान है तो वो अक्सर तानाशाही की ओर ले जाता है, जबकि अनिश्चितता हमें स्वतंत्रता देती है। एगिंटन ने बोर्जेस को इस जटिल दुनिया में समझदारी से जीने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है। और अब हम पहुंच गए हैं किताब के सबसे मुख्य हिस्से पर, देवदूतों की कठोरता, अध्याय 9। अध्याय 9, स्वर्गदूतों की कठोरता, एक नया बौद्धिक अनुशासन। यही इस पूरी किताब का असली वैचारिक आधार है। यहाँ एंजिंटन, कांट, हाइजेनबर्ग और बोर्जेस इन तीनों को एक ही दार्शनिक धागे में पिरो देते हैं। ध्यान से सुनिए। कांट ने हमें दिखाया कि मन हमारे अनुभवों को एक ढांचा देता है। हाइजेनबर्ग ने साबित किया कि हमारा अवलोकन ही वास्तविकता को आकार देता है। और बोर्जेस ने अपनी कहानियों से दर्शाया कि अर्थ हमेशा सापेक्ष और बहुत नाजुक होता है। तो फिर इस देवदूतों की कठोरता का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का अनुशासन रखना, किसी भी तरह की कट्टरता का विरोध करने का साहस जुटाना और अनिश्चितता को स्वीकार करने की विनम्रता दिखाना। मध्ययुगीन दर्शन में ऐसा माना जाता था कि देवदूत शुद्ध बुद्धि वाले प्राणी होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उनके ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। एंजिंटन इसी रूपक का इस्तेमाल करके हमारे लिए एक नए बौद्धिक अनुशासन की वकालत करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी खंड की, 21वीं सदी के लिए दर्शन। इसमें हम 10वें अध्याय और किताब के निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। अध्याय 10, निश्चितता के बाद की वास्तविकता, निरपेक्षता के बिना दुनिया में जीना। यह अंतिम अध्याय पूरी तरह से हमारी आज की दुनिया पर केंद्रित है। एगिंटन बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि निश्चितता की अपनी सीमाएं हैं। आज का राजनीतिक ध्रुवीकरण इसी बात पर पनपता है कि लोग कुछ झूठे निरपेक्ष विचारों को परम सत्य मान बैठते हैं। आज सत्य को लेकर जो सांस्कृतिक बहसें होती हैं, उनमें ज्ञान संबंधी विनम्रता तो जैसे कहीं गायब ही हो गई है। हम इंसानों की निश्चितता चाहने की यही जिद अक्सर उग्रवाद को जन्म देती है। इसके बजाय एगिंटन सोचने का एक नया तरीका सुझाते हैं। अनिश्चितता को ज्ञान की एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार करें। बड़े बड़े आध्यात्मिक दावों के बजाय मूल्य और नैतिकता को अहमियत दें और चीज़ों को जबरदस्ती सरल बनाने के बजाय उनकी जटिलता को अपनाएं। यह किताब एक बहुत ही स्पष्ट आह्वान के साथ समाप्त होती है। हमें बौद्धिक रूप से परिपक्व होना होगा और अपने चिंतन में वही देवदूतों जैसी कठोरता विकसित करनी होगी। समापन चिंतन, 21वीं सदी के लिए एक दर्शन। एगिंटन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने दर्शन, भौतिकी और साहित्य तीनों को इंसान की स्थिति से जुड़ी एक ही बेहतरीन कहानी में पिरो दिया है। यह किताब सिर्फ 3 लोगों की जीवनी नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया को समझने की हमारी साझा इंसानी जद्दोजहद की कहानी है, जिसे हम कभी भी पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। संदेश बहुत ही साफ है। निश्चितता हमें आकर्षित जरूर करती है, लेकिन यह खतरनाक हो सकती है। अनिश्चितता थोड़ी असहज जरूर लगती है, लेकिन यही सबसे ईमानदार स्थिति है। और सबसे गहरे सच हर चीज पर महारत हासिल करने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को मान लेने की विनम्रता में छिपे हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।